एक लड़का पिछले काफ़ी सालों से मुंबई में रहकर काम कर रहा है प्लम्बर का, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो इसके बाद वह वापस अपने गांव लौटने का फैसला करता है। जिस दिन वह गांव जा रहा था उसी दिन मॉल से कुछ सामान की खरीदारी करता है। जैसे ही वह वहां से वापस जा रहा था तो उसी दौरान उसी मॉल में खरीदारी करने वाली एक महिला आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर थी और उसने कुछ ज़्यादा ही सामान ले लिया था। अब सामान तो ले लिया था, लेकिन उस सामान के जो बोरे थे वह उससे गाड़ी में नहीं रखे जा रहे थे। इसके बाद वह उस लड़के से इस बात की मदद मांगती है और यहाँ पर वह लड़का भी उसकी मदद कर देता है। मदद तो उसने कर दी थी, लेकिन इस मदद के बदले कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उस लड़के ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और न ही इस महिला ने ये सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मुंबई के अंदर एक प्लम्बर काम किया करता है जिसका नाम होता है प्रवीण, जो कि पीछे से छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक गांव का रहने वाला है और वहां से यहां पर आकर प्लम्बिंग का काम किया करता है। दरअसल यहां पर जो प्रवीण होता है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसकी बहनें भी हैं, छोटे भाई बहन भी हैं, माता पिता भी हैं, तो उनके लिए वह यहाँ पर काम करने के लिए आया है। यहाँ पर वह काम किया करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ पर उसका काम अच्छी तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से काम करते हुए हो गए हैं और वह काफ़ी अच्छा काम किया करता है, लेकिन फिर भी उसे बार बार कोई ना तो काम मिला करता है और कई बार तो उसके पास पैसों की भी तंगी आ जाती है। जब काफ़ी दिन वह मुंबई में काम को दे देता है और काम नहीं चलता है तो उसके बाद वो फैसला करता है कि इससे अच्छा तो अपने वहाँ पर चला जाऊँगा, चाहे मुझे ऑटो चलाना पड़े या कोई भी मजदूरी का काम करना पड़े, इससे तो अच्छा वहीं पर रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर रहने में काफ़ी सारा खर्चा भी आ जाया करता है। ये सारी बातें सोचकर वह मन बना लेता है और उसके बाद अपने वापस आने के लिए टिकट भी करवा लेता है। टिकट करवाने के बाद जब वह वहाँ से वापस लौटने का मन बना चुका था तो सोचता है कि एक बार तो यहाँ से कुछ ना कुछ सामान ले जाता हूँ घर के लिए। वहाँ पर छोटे भाई बहन हैं और घर वाले भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान ले जाता हूँ। ऐसा सोचकर वह पास ही के एक मॉल में घुस जाता है और वहां पर आने के बाद वह छोटा मोटा सामान खरीदने लगता है घर के लिए, यानी कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाने के लिए टॉफ़ी वगैरह, साथ में नमकीन बिस्कुट वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो खरीदने लगता है। और वहां मॉल से वह सारा सामान खरीद लेता है और खरीदने के बाद जैसे ही वहां से जाने लगता है तो उसी मॉल के अंदर एक लड़की और आती है, जिस लड़की का नाम होता है शीला, जो कि देखने में शादीशुदा लग रही थी, लेकिन अभी वो जवान ही थी। शीला वहां पर अपने महीने के सामान के लिए खरीदारी करने के लिए आई थी, लेकिन जब वो सामान खरीद लेती है तो उसके बाद वो देखती है कि उसने जो सामान खरीदा है वो तो 2 बोरे भरकर हो गया है और वो सामान को वो अपनी गाड़ी तक भी नहीं ले जा सकती। इस बात को देखकर वह इधर उधर देखने लगती है और तभी यहाँ से जो प्रवीण है वो निकलता हुआ दिखाई देता है। अब प्रवीण के कपड़ों को देखकर, उसकी हालत को देखकर वह समझ जाती है कि ये कोई गरीब इंसान है, तो उसके बाद कहने लगता है कि सुनिए, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो प्रवीण था वह कहने लगता है कि हाँ मैडम बताइए क्या काम है आपको। तो उसके बाद जो शीला होती है वो कहने लगती है कि आप ना ऐसा करो, इन बोरों को मेरी गाड़ी में रखवा दो, क्योंकि मुझसे वहाँ तक जाना बड़ा ही मुश्किल है। इस बात को सुनकर प्रवीण बिल्कुल भी नहीं सोचता है और उन बोरों को उठाकर, यानी कि एक बोरे को उठा लेता है और दूसरे को अपने हाथ में लटकाने लगता है। जो शीला होती है वह उस बोरे के दूसरे कोने को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं भी सारा लगा देती हूँ, लेकिन प्रवीण कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने आप रख दूंगा और आप चिंता मत करो। उसके बाद जो प्रवीण होता है उन दोनों बोरों को उठाकर उस गाड़ी में रख देता है और गाड़ी में रखने के बाद कहने लगता है कि बस और तो कोई काम नहीं है ना आपको। तो उसके बाद जो शीला होती है वो कहने लगती है कि काम तो है, लेकिन आप शायद लेट हो जाओगे। तो प्रवीण कहता है कि नहीं बताओ क्या काम है, आखिर कोई काम हो तो मैं उसे कर भी सकता हूँ। तो जो शीला होती है वो कहती है कि देखो ये बोरे यहाँ से तो मैंने रख दिए हैं, लेकिन मेरा जो फ्लैट है ना वो 3री मंजिल पर है और वहाँ तक इन बोरों को मैं अकेली शायद नहीं पहुँचा पाऊंगी, तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर तक चल सकते हो। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी है और वहाँ पर इन बोरों को ऊपर तक पहुँचा देना, मैं आपको इसके पैसे भी दे दूंगी। इस बात को सुनकर जो प्रवीण है वो कहता है कि ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चल देता हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रवीण जो होता है वह अपना सामान लेकर उसी गाड़ी में बैठ जाता है। शीला जो होती है वो गाड़ी चलाती है और गाड़ी चलाने के बाद थोड़ी देर में एक गाड़ी एक सोसाइटी के अंदर चली जाती है। उस सोसाइटी के अंदर एक बिल्डिंग के सामने रुककर गाड़ी में से शीला उतरती है और कहती है कि इसी पे 3रे माले पे मेरा घर है।
अब इस बात को सुनकर जो प्रवीण होता है वह भी गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद उन बोरों में से एक बोरी को अपने कंधे पर लाता है और कहता है कि बताइए, आप आगे आगे चलिए और मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं इस दूसरे बोरे को भी यहीं से ले जाऊंगा। ऐसा कहकर जो प्रवीण होता है वह उस बोरे को अपने कंधे पर उठाकर उसके पीछे पीछे चलता है और जो शीला होती है वह उसे अपने फ्लैट तक ले जाती है। फ्लैट जो कि एक कमरे का फ्लैट था और उस कमरे के अंदर यानी कि उस छोटे से फ्लैट के अंदर वह अपनी सास के साथ, साथ में अपने पति के साथ और 3 साल के बच्चे के साथ रहा करती थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसके बाद जो प्रवीण होता है वो उस बोरे को घर के अंदर रख देता है और उसके बाद जो शीला होती है वो दोबारा से उसके साथ साथ नीचे आती है और दोबारा से उस बोरे को उठवाकर ऊपर ले जाती है। दोनों के दोनों बोरे ऊपर पहुंच गए थे और जब बोरे ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो शीला होती है वह अपने पास से 200 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ाने लगती है और कहती है कि ये लो, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। लेकिन तभी जो प्रवीण होता है वो कहता है कि नहीं मैडम, इतने पैसे मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको देना ही है तो 100 रुपये दे दो, वही काफ़ी है, इतना ज़्यादा काम थोड़ी ना किया है मैंने, बस इन बोरों को नीचे से उठाकर ऊपर ही तो लेकर आया हूँ और वहाँ पर गाड़ी में रखवाए थे। इस बात को सुनकर जो शीला है वो उसे 200 रुपये देने की जिद करने लगती है, लेकिन वहीं पर जो ये प्रवीण होता है वो बिल्कुल मना कर देता, कहता है कि देना है तो 100 रुपये दे दो, वरना पैसों की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा कहकर वो जाने लगता है तो शीला उसे 100 रुपये दे देती है, कहती है कि अच्छा ठीक है तो 100 रुपये तो ले लो। प्रवीण जो होता है 100 रुपये पकड़ता है और अपने गमछे से अपने पसीनों को पोंछते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब शीला से उसने 200 रुपये की जगह 100 रुपये लिए थे तो उसे लगने लगता है कि अच्छा इंसान है और इसे पानी के लिए पूछ लेती हूँ। इसी वजह से जो शीला होती है वो कहने लगती है कि क्या आप पानी पियोगे, तो उसके बाद वो कहता है कि अगर पानी पिला देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, पसीना आ रहा है, गर्मी भी लगी हुई है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शीला होती है वह उसके लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आती है और आकर उस पानी को प्रवीण को दे देती है। प्रवीण उस पानी को पीता है और उसका धन्यवाद करता है। लेकिन तभी जो शीला होती है वो उससे पूछने लगती है कि वैसे आप काम क्या किया करते हो। तो उसके बाद जो प्रवीण होता है वो कहता है कि मैडम प्लम्बर हूँ और प्लम्बिंग का काम किया करता हूँ। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो शीला होती है वो कहती है कि सच में ही आप प्लम्बर हो। तो उसके बाद प्रवीण कहता है कि हाँ मैडम, सच में मैं प्लम्बर हूँ, क्या हुआ, क्या कोई आपको काम था। तो उसके बाद जो शीला है वो कहने लगती है कि हाँ काम तो था, हमारा एक नया घर बन रहा है तो उस घर के लिए हमें प्लम्बर तो चाहिए था, लेकिन अगर तुम अच्छी तरह से काम जानते हो तो ही हम तुम्हें वो काम करने देंगे। इस बात को सुनकर प्रवीण मुस्कुराता है और कहता है कि मैडम, मुझे पिछले 5 साल से लगातार मैं प्लम्बिंग का काम कर रहा हूँ और हर काम मैं कर लिया करता हूँ, कोई भी काम हो सभी तरह के काम को अच्छी तरह से किया करता हूँ। इस बात को सुनकर जो शीला होती है उससे कहने लगती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक बार काम को देखकर हमें बताओ कि कितने रुपए में वो काम होगा। तो उसके बाद जो प्रवीण होता है वो कहता है कि देखने की क्या जरूरत है, आप मुझे यहीं से बता दो कि कितना एरिया है और कितने एरिया में आपका घर बन रहा है और कितने मंजिल वो बनेगा, कितने बाथरूम होंगे, कितने किचन होंगे, उसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो शीला होती है वह उसे बता देती है और इन सभी का हिसाब लगाकर यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो कहता है कि मैडम इसमें तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, आप ऐसा करो मुझे झाड़ी पर काम करवा लो और झाड़ी पर मैं आपका काम कर दूंगा। इस बात को सुनकर जो शीला होती है वो कहने लगती है कि नहीं, झाड़ी पर नहीं, आप ऐसा करना ठेके में इसको ले लो, आपको मैं 1 लाख रुपए दे देती हूँ और 1 लाख रुपए में आप मेरा ये प्लम्बिंग का जितना भी काम है वो सारा कुछ आप ही कर देना। इस बात को सुनकर जो प्रवीण होता है वो कहने लगता है कि अरे मैडम, जितना काम आप बता रही हो उसमें मुश्किल से आपके 60-70 हज़ार रुपये लगने हैं, तो आप 1 लाख रुपए क्यों दे रही हो, खामखाई आपको घाटा हो जाएगा। मेरी झाड़ी है, मैं वैसे तो 1000 रुपये लिया करता हूँ, लेकिन जब आपके यहाँ पर रेगुलर काम मुझे मिल जाएगा तो उसके बाद आप मुझे 1000 की जगह 800 रुपये भी दोगे तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में मुझे एक हेल्पर चाहिए होगा और हेल्पर के भी 500 रुपये आपको डेली के देने होंगे। इस बात को सुनकर वहाँ पर शीला का पति भी आ जाता है और साथ में उसकी सास भी आ गई थी, क्योंकि जब यहाँ पर ठेके की बात हो रही थी और उन्हें प्लम्बर भी चाहिए था। तो वो लोग कहने लगते कि नहीं, झाड़ी में कई बार लोग ज़्यादा मजदूरी लगा दिया करते हैं और काफ़ी टाइम को वैसे वेस्ट कर दिया करते हैं, तो तुम ठेके में ही ले लो। तो यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो कहता है कि देखो मैडम, मर्जी आपकी है, मैं बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं किया करता, जितना टाइम लगा करता है उतना तो लगा ही करता है, और मैं पक्के विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपका ये काम 60-70 हज़ार रुपये में हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपका पैसा खर्च नहीं आएगा। फिर भी अगर आप ठेके में देना चाहते हो तो मैं इसको ठेके में ले लूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो शीला होती है वो इस बात को सुनकर थोड़ी सी सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप झाड़ी पर ही कर देना और बताओ कब से काम स्टार्ट करोगे। तो उसके बाद जो प्रवीण होता है वो कहने लगता है कि देखिए मैडम, अभी तो मैंने अपनी टिकट ले ली है, अगर आप चाहो कि अभी के अभी काम चालू करना है तो मैं गाँव नहीं जाता हूँ, वरना मेरा टिकट का पैसा वैसे वेस्ट होगा। मैं आप गाँव चला जाता हूँ और गाँव से 10 से 15 दिन में लौटूंगा और उसके बाद आपका काम चालू कर दूंगा। इस बात को सुनकर जो शीला होती है वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, गांव हो आओ और उसके बाद ये काम कर लेना।
प्रवीण जो होता है वो सोचता है कि ठीक है, वैसे तो मैं इस काम को बंद करना चाहता था, लेकिन जब इतना बड़ा काम मिल रहा है तो इस काम को भी कर ही लेता हूँ और उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा सोचकर प्रवीण उस काम के लिए हामी भर लेता है और उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो यहाँ पर जो शीला होती है वह 10,000 रुपये निकालकर उसे देने लगती है। तभी जो शीला की सास होती है वो कहने लगती है कि बहू ये क्या कर रही हो, क्या तुम इसे जानती हो, पता है कौन है, और इन पैसों को लेकर भाग गया तो क्या होगा। अब ये बातें प्रवीण के सामने हो रही थी और इस बात को सुनकर प्रवीण मुस्कुराने लगता है। कहता है कि माँ जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे 10-20 हज़ार के तो औजार ही होंगे और उन औजारों को मैं आपके पास लाकर रख देता हूँ। औजार जब आपके पास रहेंगे तो आपको पक्का विश्वास रहेगा कि मैं नहीं भागूंगा। फिर भी आप ऐसा करो, एडवांस मत दो और मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका काम जरूर से कर दूंगा। ऐसा कहकर वो जाने लगता है, लेकिन शीला को ये ठीक नहीं लगता क्योंकि उसने उसकी मदद भी की थी और ऊपर से उसका व्यवहार भी इतना अच्छा था कि जब वह उसे 200 रुपये दे रही थी और अगर वो लालची होता तो 200 रुपये को भी पकड़ लेता और चुपचाप वहां से चला जाता, लेकिन उसने 100 रुपये लिए और 100 रुपये लेने से मना कर दिया। तो ईमानदारी तो उसकी क्लियर हो गई थी और इसी वजह से शीला 10,000 रुपये उसके हाथ में थमाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आप इन पैसों को ले जाओ और जब 15 दिन बाद आओ तो मेरा काम चालू कर देना। ऐसा कहकर जो शीला होती है वह उसे जाने के लिए कह देती है और प्रवीण भी यहाँ से अपने गांव चला जाता है। गांव में जाकर लगभग 15-16 दिन वो वहां पर बिताता है और जब 16 दिन बाद वो वापस से उस घर पर आता है और उसके बाद दरवाजे की घंटी बजाता है तो यहाँ पर सारा कुछ बदल चुका था। जो शीला थी वह पहले तो रंगीन कपड़े पहना करती थी, लेकिन आज वो एक सफेद साड़ी में है और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा उदासी है। जैसे ही प्रवीण दरवाजे को खटखटाता है और शीला दरवाजा खोलती है ऐसे कपड़ों में, तो उसके बाद शीला की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। प्रवीण जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। इतनी देर में वहां से शीला की बहन निकलती है और निकलने के बाद कहने लगती है कि हाँ भाई, कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद जो प्रवीण होता है वह कहता है कि मैं तो प्लम्बर हूँ जी, इन्होंने मुझे ठेका दिया था और इन्होंने मुझे पैसे भी एडवांस दिए थे, अपने घर में प्लम्बिंग का काम करवाने वाले थे, लेकिन क्या हो गया इनको और इन्होंने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। उसके बाद जो वह उसकी बहन होती है शीला की, वो उसे बताने लगती है कि दरअसल मेरे जीजा जी और साथ में जो उनकी माँ होती है वो दोनों के दोनों गाड़ी से कहीं जा रहे थे और तभी एक रोड एक्सीडेंट में वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और एक पल में ही सारी दुनिया उजड़ जाती है। उसके बाद से दीदी बार बार रोया करती हैं और इसी वजह से रोने लगी हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रवीण होता है उसे भी बड़ा दुख होता है और वह भी अपने चेहरे पर उदासी ले आता है। सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए कि ये घर तो ऐसे टाइम में नहीं बनवाएंगी और घर का काम तो बंद ही हो गया होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनसे कह देता हूँ कि कोई बात नहीं, जब आप घर बनवाओ तो बता देना, नहीं अगर नहीं बनवाने की सलाह हो तो मुझे बता देना, मैं आपके 10,000 रुपये दे दूंगा, क्योंकि फिलहाल तो मैं पैसों को घर पर खर्च करके आ गया हूँ। ऐसा सोचकर वह यहाँ पर शीला से कहने लगता है, कहता है कि देखिए मैडम, वो पैसे तो मैंने खर्च कर दिए हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, आपके पैसे अगर आप घर बनवाओ तो मुझे बता देना, मैं काम चालू कर दूंगा, और अगर आपको नहीं बनवाना है घर तो उसके बाद मैं कहीं और जहाँ भी मुझे काम मिल जाएगा, काम करके मैं आपके पैसे चुका दूंगा, आप इन पैसों की चिंता मत लेना। इस बात को सुनकर शीला भी रोते हुए अपनी आंखों के आंसू पहुँचती है, क्योंकि जैसे ही घर का नाम आया था तो उसे न जाने क्या बातें याद आने लगती हैं। वो प्रवीण से कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, घर को तो बनाना ही होगा और तुम ऐसा करो, अपना काम चालू करना। इस बात को सुनकर प्रवीण थोड़ी देर तक चुप रहता है और कहने लगता है कि मैडम काम तो मैं चालू कर दूंगा, लेकिन जब काम चलता है ना तो बार बार छोटे मोटे सामानों की जरूरत पड़ा करती है, तो वो सामान कौन ला कर देगा हमें। आप तो काफी ज्यादा परेशान हो और ऐसी कंडीशन में मैं बार बार आपको परेशान भी नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर जो शीला होती है वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं किसी हार्डवेयर वाले से बात कर लेती हूँ और उसे तुम सामान लेते रहना, मैं उसका हिसाब अपने आप कर दिया करूंगी। ऐसा कहकर ये बातें तय हो जाती हैं। प्रवीण जो होता है उस घर पर काम करने लगता है और धीरे धीरे वो काम कंप्लीट हो जाता है। अब तक जो प्रवीण है वो बार बार शीला के पास फोन किया करता है किसी बात को लेकर, यानी कि कहां पर कोई पॉइंट लगाना है, कितना काम कैसे करना है और इतना काम हो गया, वो सारी बातें बताने के लिए वह शीला को फोन किया करता है और बड़ी मेहनत और ईमानदारी से उस काम को कंप्लीट कर देता है। अब तक जो शीला होती है वह भी बार बार वहां पर मिलने के लिए आया करती और प्रवीण उसे हर बार सहारा दिया करता, कहा करता कि मैडम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोच रही हो, जिंदगी तो जी जाती है। क्योंकि यहाँ पर शीला को अपने पति की नौकरी मिल गई थी, क्योंकि उसके पति सरकारी नौकरी में थे, तो पैसों रुपयों की तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अकेलापन उसे कचोटा करता था। इधर कभी कभी जब उसका बेटा भी वहां पर आया करता था तो प्रवीण उसे अच्छे से ख्याल रखा करता, इधर उधर नहीं घूमने दिया करता जब वह घर को देखने के लिए आया करता है।
तो जो शीला होती है उसे प्रवीण पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है और उसके बाद वो कहने लगती है कि अब ये काम तो हो गया है, लेकिन और भी तो ढेर सारे काम है, यानी कि डेंटिंग पेंटिंग हुआ, बिजली की फिटिंग हुआ, ये सारे काम भी तो करने होंगे, अब इन कामों को भला कौन करेगा। ऐसा कहकर शीला उदास हो जाती है और उसके बाद प्रवीण सहारा देता है, कहता है कि मैडम जब ये काम हो गया है तो और काम भी हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। इसके बाद जो शीला होती है वो प्रवीण की तरफ देखती है और कहती है कि क्या आप ये काम मेरे लिए कर सकते हो, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपकी जो भी झाड़ी बनेगी वो मैं देती रहूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है कि मैडम ये काम मैं भला कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तभी शीला कहती है कि देखो अब हमारा कोई भी ऐसा सहारा नहीं है जो सहारा हमारे इस घर को कंप्लीट करवा सके, और ये घर कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो इसी वजह से आप मना मत करो और आप ही इस काम को करा देना। डेली बेस पर मैं तुम्हारी झाड़ी दे दिया करूँगी और तुम ही इस काम को करो। इसके बाद प्रवीण भी मना नहीं कर पाता है और यहाँ पर उसके काम को करवाने लगता है, यानी कि अपने जानकारों को बुलाता है, उनसे फिटिंग वगैरह करवा देता है, साथ में उसकी पेंटिंग वगैरह करवा देता है और टाइल पत्थर वाले को लगाकर पूरा के पूरा घर को वह कंप्लीट करा देता है। जब घर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है रंग रोगन होने के बाद, तो उसके बाद वह शीला को खबर करता है और अब तक ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी गहरे मित्र बन चुके थे, क्योंकि शीला बार बार आया करती और जब प्रवीण उसकी उम्मीदों से हटके काम उसे करवा कर मिला करता तो शीला बड़ी खुश हुआ करती और उसकी तारीफ भी किया करती। जब वह इस घर में आती है तो आने के बाद सबसे पहले प्रवीण का धन्यवाद करती है, लेकिन जैसे उस घर की दहलीज पर कदम रखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि यहाँ इस घर के अंदर उसने कभी अपने पति के साथ रहने का सपना देखा था, लेकिन आज उसका पति उसके साथ नहीं है, वो इस संसार में अकेली रह गई है और अपने बच्चे के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। जब शीला वहाँ पर रोने लगती है तो उसके बाद जो प्रवीण होता है वो एकदम से उसे ढांढस बनाता है, कहता है कि मैडम क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो रही हो, इस तरह से नहीं किया करते, जिंदगी ऐसे नहीं बीता करती, आपको तो हिम्मत बांधनी होगी, क्योंकि आपका एक छोटा सा बच्चा है और इसके साथ आपको अपने जीवन जीना होगा। शीला कहती है कि समझ तो मैं भी रही हूँ, लेकिन इस घर के अंदर मैंने अपने पति के साथ रहने के लिए बहुत सारे सपने सजोए थे, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो वो कहता है कि किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि अपनों के जाने से दुख तो हुआ करता है, लेकिन आपको इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए, अपने बच्चे की तरफ सोचो। ऐसा कहकर वह उसका ढांढस बनाता है और उसके बाद जो शीला है वो उस घर के अंदर रहने लगती है। अब चूंकि यहाँ का काम कंप्लीट हो गया था तो प्रवीण मुंबई में कई और काम पकड़ लेता है, लेकिन इसके बाद जो शीला है वो बार बार प्रवीण को छोटे मोटे काम के लिए बुला लिया करती और प्रवीण भी हंसकर उस काम को कर दिया करता। धीरे धीरे इन दोनों में कुछ ऐसी नजदीकियां बढ़ती हैं कि यहाँ पर जो शीला होती है वो मन ही मन प्रदीप को पसंद करने लगती है और सोचने लगती है कि प्रवीण अगर उससे शादी कर ले तो यहाँ पर वो इसके साथ रह लेगा, क्योंकि आज तक उसने जितने भी मर्द देखे थे वो सारे मतलबी थे, लेकिन प्रवीण बिना स्वार्थ के उसकी मदद कर रहा था। इस बात को सोचकर उसे प्रवीण से अच्छा व्यक्ति को दिखता नहीं है और वह सोचने लगती है कि इससे मैं किसी न किसी दिन बात करूंगी। ऐसे एक दिन होता है जब वह प्रवीण से मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है और वहां पर बुलाने के बाद उससे इस बारे में बातचीत करने लगती है। कहती है कि कब तक मैं अकेली रहूंगी, मेरी जिंदगी तो ऐसी बर्बाद हो रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब लोग एक दूसरे से दोस्तों की तरह बात करने लगे थे। तो प्रवीण कहता है कि हाँ मैडम आप सही कह रही हो और मेरे ख्याल से तो आपको ना दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और ऐसे समय व्यतीत नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो शीला होती है वो कहती है कि शादी तो कर लूँ, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा, अगर अच्छा इंसान मिले तो ही शादी करूँ ना। ऐसे लोग हैं कि जो तो मतलब रखा करते हैं और मतलब के लिए तो शादी करने के लिए बहुत आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो जो कोई मतलब ना रखे तो उससे मैं शादी कर सकती हूँ। प्रवीण जो होता है वो इस बात को सुनकर चुप रह जाता है, कहता है कि मैडम अगर मेरी निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप सही सोच रही हो कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो शीला होती है वो उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद कहने लगती है कि क्यों, तुम इस लायक नहीं हो कि मुझसे शादी कर सको। अब इस बात को सुनकर प्रवीण एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि मैडम कहाँ मैं और कहाँ आप, मैं एक मामूली सा प्लम्बर हूँ और आप भला मुझसे शादी करोगी। इस बात को सुनकर शीला कहने लगती है कि प्रवीण देखो, मैंने इतने दिनों से तुम्हारे जो व्यवहार को देखा है उसे देखने के बाद मुझे यही बात ठीक लग रही है कि मैं तुमसे ही शादी करूं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे को भी खुश रख सकते हो और साथ में मुझे भी खुश रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटियां हैं जो कि एक पति के अंदर होनी चाहिए। बच्चे की केयर किया करते हो, मेरा भी हर काम में हाथ बटाया करते हो, और रही बात पैसों की तो पैसे तो मैं ही कमा लिया करती हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
प्रवीण जो होता है इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि मैडम मैं अपने घर वालों से बात करके ही बताऊंगा। इस बात को सुनकर जो शीला होती है वो कहती है कि अभी के अभी बात करो, और प्रवीण जैसे अपने घर वालों से बात करता है तो घर वाले भी इस बात को सुनकर कह देते हैं कि बेटा अगर ऐसा चाहते हो तो कोई बात नहीं, हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। उसके बाद प्रवीण और शीला दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। वहाँ पर शीला के घर वाले भी आए थे, प्रवीण के घर वाले भी आए थे और वो लोग एक साथ अपने जीवन को आज तक खुशी से व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।